Welcome to CR International School online classes. Hello students. Our today's topic is Bohr model of atom. और कैसे बेटा क्वांटम थ्योरी की हेल्प से रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स को दूर किया किसने? बोर ने। और बोर ने एटम से रिलेटेड एक मॉडल बनाया जो आप लोग पढ़ते हो, है ना, बोर एटॉमिक मॉडल या मॉडल ऑफ बोर्स। इज इट क्लियर? चलिए बेटा, तो अब देखिए हमारे पास सबसे पहले हम बात इसी पे करते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक थी क्या। तभी तो हम ये देखेंगे कि बोर ने उन ड्रॉबैक्स को क्वांटम नंबर की थ्योरी से हेल्प यूज करके कैसे सॉल्व किया। ठीक है बेटा, चलिए तो हमारे पास सबसे पहले हम ड्रॉबैक्स पे आते हैं रदरफोर्ड मॉडल की। तो आपको अगर याद हो बेटा, रदरफोर्ड मॉडल की जो उस टाइम की सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी वो यही थी कि जब इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी को लॉस करता है, मतलब कंटिन्यूअसली एक ही पाथ पे रिवॉल्व करता है, तो मैक्सवेल ने उसमें एक प्रॉब्लम अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो थ्योरी थी बेटा उसको अप्लाई किया और बताया कि अगर कोई छोटा सा चार्ज पार्टिकल जब बहुत तेजी से बार बार सेम पाथ पे रिवॉल्व करेगा, माइक्रोस्कोपिक है ना, चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करेगा तो अपनी एनर्जी को कॉन्टिन्यूअसली क्या करेगा? लॉस करेगा। और जब वो अपनी एनर्जी को कॉन्टिन्यूअसली लॉस करेगा बेटा, तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? कोलैप्स करते हुए। इस साइड की ये ड्रॉबैक थी जी। देखो बेटा, ये मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है और फिर वो बार बार रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, क्लियर है पॉइंट, सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस कह रहा हूँ, तो क्या करेगा? कॉन्टिन्यूअसली वो अपनी एनर्जी मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना, वो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी को लॉस करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा धीरे 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 एनर्जी लॉस करता हुआ वो क्या होगा? न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। ये एक ड्रॉबैक थी किसने बेटा? जो मैक्सवेल ने निकाली। किसमें? आपके मतलब कहने का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कह रहा हूँ, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हुए नहीं मिलेंगे, है ना, वो कहाँ मिलेंगे? टिल द एंड न्यूक्लियस में ही मिलेंगे। इज इट क्लियर? एक ड्रॉबैक। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम ये थी कि जैसे डिफरेंट जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, वो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करते हैं। इज इट क्लियर? तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक ही सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं या डिफरेंट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं? ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज थी। और अगर एक ही सर्कुलर पाथ में कर रहे हैं तो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं तो किस सर्कुलर पाथ में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये एक बड़ा इशू था। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या है? क्लियर है पॉइंट? तो जैसे सोडियम हैविंग द 11 इलेक्ट्रॉन, सल्फर हैविंग द 16 इलेक्ट्रॉन, तो ऑल द 11 इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम रिवॉल्व इन ए सेम पाथ और डिफरेंट पाथ। ठीक है। और अगर डिफरेंट पाथ में कर रहे हैं तो कितने पाथ हैं किसी एटम के अंदर और किस पाथ में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा इशू था। ठीक है बेटा, ये ड्रॉबैक्स में जनरली आपको बुक्स में कुछ बुक्स इसको देती हैं, कुछ बुक्स इसको नहीं देती। और एक तीसरी ड्रॉबैक क्या थी बेटा? जो स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग थी कि अकॉर्डिंग टू द मतलब जो थ्योरी थी स्पेक्ट्रम की, कि स्पेक्ट्रम कैसा मिलना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस मिलना चाहिए। बट हमारा जो एटम्स का स्पेक्ट्रम मिला, जैसे शुरू में क्या था? स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम और हीलियम आइन। एक्चुअली हाइड्रोजन एटम और जो हीलियम आइन होता है बेटा, उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ये दोनों ही सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, लेकिन बाकी एटम जो है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो तो कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है पॉइंट? लेकिन हमारे पास क्या आते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम आते हैं, और बाद में तो पता चला कि लाइन में भी फाइन लाइन स्पेक्ट्रम आ जाते हैं। तो हमारे ये जो सब तीन बड़े ड्रॉबैक्स थी कि एटम में जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या एक ही सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं या डिफरेंट सर्कुलर पाथ में करते हैं, और अगर डिफरेंट में करते हैं तो किस सर्कुलर पाथ में कितने करते हैं? पहला पॉइंट। दूसरा, भाई क्यों करते हैं अलग अलग सर्कुलर पाथ में? अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, जब कोई चार्ज पार्टिकल बार बार एक ही पाथ में रिवॉल्व करेगा तो अपनी एनर्जी को कॉन्टिन्यूअसली लॉस करेगा, और कॉन्टिन्यूअसली लॉस करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा बेटा वो कहाँ करेगा? न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। और अगर कोई कंटिन्यूअसली एनर्जी को लॉस करेगा तो फिर बेटा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए? मिलना चाहिए। पॉइंट तीसरा क्या था? जब कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी लॉस कर रहा है तो उसका स्पेक्ट्रम भी कैसा आना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। बट स्पेक्ट्रम कैसा आता है? लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये 3 ड्रॉबैक्स हैं। अब हम बेटा ये काउंट करेंगे, ये देखेंगे कि बोर ने क्वांटम थ्योरी को हेल्प लेके, मतलब क्वांटम नंबर्स का यूज करके कैसे इन तीनों ड्रॉबैक को दूर किया। ठीक है बेटा, चलो 1 बाय 1 देखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब देखो बेटा,
सबसे पहले आप याद करो हमारे पास क्वांटम नंबर में जो सबसे पहला नंबर है वो कौन सा है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो पहला है हमारे पास बेटा वो है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और याद करिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपको क्या पता चलती है, वैसे तो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस पता चलती है, ठीक। और ये क्या है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। तो ये आपको नॉलेज किसकी देता है बेटा, शेल की या ऑर्बिट्स की। मतलब के एल एम एन, ये जो शेल्स होती हैं, शेल्स के बारे में जो नॉलेज मिलती है कि मतलब किसी भी एटम में जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है बेटा, मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, एटम में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है 1 होता है, हीलियम में 2 है, नाइट्रोजन में 7 है बेटा, है ना। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम में 11 है, सल्फर में 16 है, और आगे जाओगे और भी ज्यादा हो जाएंगे। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स में, एटम्स में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। इज इट क्लियर? तो अब ये जो शेल्स के बारे में पता चला, तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या मतलब कहने का सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, उन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें ईच इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बताई बेटा किससे, न्यूक्लियस से। तब क्या पता चला कि कुछ इलेक्ट्रॉनों की डिस्टेंस सेम है, कुछ इलेक्ट्रॉनों अलग डिस्टेंस पे मिले, लेकिन जिस डिस्टेंस पे मिले वहां पे कुछ और मिले। मतलब कहने का मतलब न्यूक्लियस से जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे मिले वो कितने मिले, 2 इलेक्ट्रॉन मिले। उससे आगे डिस्टेंस पर क्या 8 इलेक्ट्रॉन मिले, देन उस पर क्या मिले, 18 इलेक्ट्रॉन मिले। याद आ गया समझ में बेटा? ये हमने सब आपको क्वांटम नंबर में बताया था कि जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे मिले वो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले। उससे आगे बढ़े तो आपके पास फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिले। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से हमारे पास क्या मिला, ये मतलब इलेक्ट्रॉनों की डिस्टेंस पता चली। और डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जिस मिनिमम डिस्टेंस है उससे एक जो पाथ बनेगा दैट इज कॉल्ड फर्स्ट शेल। फिर उससे आगे वाली जो डिस्टेंस पे जो कुछ इलेक्ट्रॉन मिले और उनसे मिलने वाला जो पाथ बनने वाला जो पाथ बना जाता है सेकंड शेल। ऐसे करके के एल एम एन शेल्स और आगे और भी शेल हो सकती हैं। तो इन्फॉर्मेशन आपसे किससे मिली, क्लियर पॉइंट? तो कहने का मतलब इस तरीके से हमारे पास एक पॉइंट आया कि भाई है ना, अगर मैं इस टाइप से बनाऊं कि भाई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड पहला मतलब जो कुछ इलेक्ट्रॉन आपके एक मिनिमम डिस्टेंस पर है उनसे बनने वाला पाथ हुआ। फिर हमारे पास क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन उससे आगे की डिस्टेंस पर है ना, तो उससे मिलने वाला एक पाथ बना बेटा। ठीक है, उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिले 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और 8 मान लो। तो आपके पास इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिले। आगे वाली शेल्स पे क्या मालूम है, सोडियम की अगर बात करूं तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो अगली शेल में क्या मिले हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 आपके पास है ना। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से ये जो शेल्स की नॉलेज मिली है हमें कहां से मिली, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ठीक है, लेकिन बोर मॉडल का यही बेटा पहला पॉइंट है। तो ये एक डाउट क्लियर हुआ। रदरफोर्ड मतलब देखो, एक तरफ रदरफोर्ड की ड्रॉबैक दूर होगी तो दूसरी तरफ बोर मॉडल का एक पॉइंट बनेगा। समझ में आया नहीं भाई? उसकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है यही बोर मॉडल का एक पॉइंट है। तो वहां क्या इश्यू था, क्या एक ही सर्कुलर पाथ है या डिफरेंट सर्कुलर पाथ है जिसमें बेटा उस एटम में जितने इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जी बोर ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला जो थ्योरी थी बेटा उसको यूज करके क्या बता दिया कि डिफरेंट आपके क्या होते हैं, डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, मतलब डिफरेंट पाथ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर? चलो, तो एक इशू हुआ। अब किस शेल में कितने हैं, तो बोर ने क्या बोला कि हम 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग। हाँ, तो देखो एक चीज और, जैसे शेल के अंदर क्या मिलता है, सब शेल मिलता है। ये पॉइंट हमें कहां से आया, एजीमुथल क्वांटम नंबर से आया। तो बोर मॉडल का एक पॉइंट भी है कि जो एक एनर्जी, इनको एक नाम भी दिया गया, इनको नाम क्या दिया गया, शेल बोलो, सब शेल बोलो, और एक नाम और था क्या बेटा, एनर्जी लेवल। इनका एक नाम और क्या है ना, एनर्जी लेवल। इज इट क्लियर? तो एनर्जी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पर क्या मिले, इलेक्ट्रॉन्स मिले। क्लियर है पॉइंट? तो अब हमारे पास आया, अब ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं या शेल होते हैं या ऑर्बिट होती हैं, ये छोटे छोटे सब शेल्स में डिवाइडेड होती हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें क्या मिला, सब शेल का एसपीडीएफ का फिनोमिना। जैसे जो के शेल है उसमें क्या है, एक ही सब शेल है एस। जो एल शेल है उसमें 2 सब शेल है एस और पी। क्लियर? जो एम सब शेल है उसमें क्या है, 3 सब शेल है एस पी डी। तो ये कहां से मिला हमें फिनोमिना बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिला। क्लियर? और जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, मेन पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने हैं बेटा, 8, और इसमें कितना हुआ, थर्ड शेल में मैक्सिमम 18, और इसमें हमारे पास क्या हुआ, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो उन्होंने देखा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या, भले पहली शेल में मिनिमम डिस्टेंस पे 2 इलेक्ट्रॉन मिले, उनकी एनर्जी आपस में सेम मिली।
लेकिन जो एक अलग इससे आगे वाली डिस्टेंस पर जो टोटल नंबर है 8 इलेक्ट्रॉन्स मिले, बट 8 इलेक्ट्रॉन्स में कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपस में सेम थी जो इससे मैच करती थी, बाकी उसकी डिफरेंट थी। तो यहीं से तो कॉन्सेप्ट आया बेटा कि डिस्टेंस तो सेम है बट डिफरेंट डिफरेंट पाथ पर घूमते हैं, सब पाथ पे। तो सब पाथ वाला जो ऑप्शन आया वो यहाँ से है। तो उन्होंने देखा कितने इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी सेम है जी, 2 इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी सेम है 8 में से, बाकी सबकी आपस में सेम है ना। लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे क्या कॉन्सेप्ट था याद करो आप, कि एक शेल पर पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या हो। जब तक हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था तो वहां से क्या कंक्लूजन था कि एक एनर्जी लेवल पर पाए जाने वाले, मतलब यहाँ पाए जाने वाले जितने इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी आपस में क्या होगी, सेम होगी। बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, ये मोमेंटम एनर्जी क्या मिली बेटा, डिफरेंट मिली। जब मोमेंटम एनर्जी डिफरेंट मिली तो कुछ की आपस में सेम मिली, कुछ की आपस में मिली, लेकिन इनकी आपस में अलग थी, है ना। अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स की आपस में सेम है, 6 इलेक्ट्रॉन की आपस में सेम है, बट इन दोनों के एनर्जी लेवल में क्या एक डिफरेंस है। तो एक ही एनर्जी लेवल पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी डिफरेंट होती है, सही है, मोमेंटम डिफरेंट है। यहाँ से कौन सा पॉइंट आया बेटा हमारा, समझ में आ गया, सब शेल वाला पॉइंट। तो किसमें भाई 6 की बराबर थी तो 6 आया। ऐसे थर्ड शेल, सब शेल पर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन मिले एनर्जी लेवल पर, और उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी सेम मिली, कुछ की आपस में सेम मिली, कुछ की आपस में सेम मिली। आगे समझ में क्लियर, मतलब तो इससे क्लियर हुआ कि जो मेन पाथ है ना, उस पे सेम वाले पे कितनी है, 2 है। उससे डिफरेंट जो पाथ एक बना इलेक्ट्रिकल, उस पे 6 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम, उससे अलग जो डिफरेंट पाथ बना उस पे 10 इलेक्ट्रॉनों की सेम है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या बना, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। क्लियर है पॉइंट। अब हमारे पास आया n, तो n पे अगर हम ले बेटा तो इसमें भी 2 है ना, तो s मतलब जो ये s वाला जो सब पाथ है, याद करो मैंने एक सोमरफील्ड मॉडल करके बनाया था, n = 4 की 4 थी, और वहां k = 1, k = 2, k = 3, k = 4, याद आया है ना। तो ये तो जो चाहे किसी भी शेल के कुछ इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी से घूम रहे हैं तो उनके वो कौन से हो गए, S1 हो गया। अब वो चाहे फोर्थ शेल की S हो, चाहे बेटा थर्ड शेल की S हो, चाहे वो सेकंड की हो। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ऐसे सबके, तो ये हमें क्या मिला, और एक 40। तो ये देखो शेल और सब शेल के सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये सब चीजें कहां से आई आपकी बेटा, बोर मॉडल के पॉइंट्स हैं, है ना। कि एटम में न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहले कुछ एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं। एक एनर्जी लेवल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिनको KLMN से रिप्रेजेंट किया। बोर मॉडल का एक पॉस्टुलेट। बोर मॉडल का जो सेकंड पॉस्टुलेट है वो क्या है, कि जो एनर्जी लेवल्स होती हैं, जो शेल होती हैं, है ना, या मतलब ऑर्बिट होती हैं, वो सब ऑर्बिट्स में डिवाइडेड होती हैं। मतलब जो मेन एनर्जी लेवल है वो भी डिफरेंट, उनमें भी एनर्जी लेवल्स में एक चेंजेस मिलते हैं, जिसको सब शेल बोलते हैं। सेकंड पॉस्टुलेट। फिर थर्ड पॉस्टुलेट क्या है, कि किसी भी एनर्जी लेवल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का जो मैक्सिमम है ना, तो मैक्सिमम, मेन पॉइंट इस पे फोकस हो ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एनर्जी, है ना, लेवल, ठीक है। और एनर्जी लेवल को किससे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे शो करते हैं, n से। तो शेल भी n से करी जाती है, स्मॉल n से, है ना, ऑर्बिट भी, और बेटा एनर्जी लेवल्स भी। तो ये जो होती है कैसे निकालते हैं हम, 2n²। अब n क्या है, नंबर ऑफ n = 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से बनता जाएगा। तो n तो हमारा ये हो गया। तो अब n की वैल्यू जब 1 लगाएंगे, मतलब n की वैल्यू 1 मतलब k शेल, ठीक है बेटा, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल। तो वहां पर क्या आएगा आपके पास, 2 × 1 का स्क्वायर, 1 = क्या आ गया, 2। तो फर्स्ट एंड जब हमारे पास क्या होगा, इफ n = 1 देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बने आपके पास। क्लियर पॉइंट। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ n = 1 देन, है ना, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे उसमें, 2। अगर हम n की वैल्यू 2 कर दें बेटा, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, अभी आप में इसलिए 2 लगाओ, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, 4 × 2 क्या हो गया बेटा हमारे पास, 8। तो हमारे पास ये n की वैल्यू जब हमारे पास क्या होगी, 2, तो ये इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे बेटा, 8, ठीक है। अब n की वैल्यू में अगर 3 करता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9, है ना, और 9 × 2 सा कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 18। तो दैट आर मैक्सिमम क्वांटम, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल में जब n = 3 होगी, मतलब जो थर्ड एनर्जी लेवल है बेटा, इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये जो 2n² का फॉर्मूला है, तो पॉइंट तो देखो क्वांटम नंबर से तो हमें पहले से क्लियर था, है ना। ऐसे अगर n = 4 हो जाएगा तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ देख लो 3 की जगह 4 लगाओ, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, और 16 × 2 क्या हो जाएगा आपके पास बेटा, 32 इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर। तो बेटा बोर मॉडल का एक पॉस्टुलेट ये भी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन KLMN शेल, किसी भी शेल के अगर उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, भाई कितने हैं। आपको पता सोडियम है, सोडियम में टोटली 11 इलेक्ट्रॉन है,
फर्स्ट शेल में हमारे 2 हो गए और सेकंड शेल में 8 हो गए, 8 और 2 10 आ गए और टोटल कितने 11, तो बचा कितना है? तो जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ जाएगा? थर्ड शेल में आ जाएगा। भाई है ही नहीं 18 तक पहुंचने के लिए, पॉइंट मेरे समझ रहे हो? तो इससे लेकिन मैक्सिमम कितने आ सकते हैं इसमें, है ना, थर्ड शेल में, वो हमारे पास कितने बेटा 18 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में आ सकते हैं मैक्सिमम। इज इट क्लियर बेटा? चलो, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ठीक है, तो मैक्सिमम ये जो 2n स्क्वायर रूल है बेटा, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। इज इट क्लियर? तो ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ बेटा। चलो अब इससे आगे हम चलते हैं। तो हमारे बोर मॉडल की देखो, आप देख रहे हो 3 पोस्टुलेट्स कि एटम में न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको हम KLMN शेल से रिप्रेजेंट, शेल भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल्स भी, है ना। तो ये देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे आ गया। शेल के अंदर सब शेल होती हैं S, P, D, F, और जो नंबर ऑफ शेल होती है, जैसे फर्स्ट शेल है ना, उसमें एक ही सब शेल मिलेगी आपको। जो दूसरी नंबर की शेल है n बराबर 2, तो उसमें हमारी सब शेल कितनी जाएंगी 2, n बराबर 3 तो सब शेल भी कितनी जाएंगी 3 उसमें, और उसमें जो मैक्सिमम क्वांटम नंबर है वो 2n स्क्वायर का रूल। तो ये सब चीजें बेटा देखो, वही जो क्वांटम नंबर्स में जो एनर्जी का रूल था, जो एनर्जी का तरीका था, उसी बेसिस पर तो निकला। क्लियर है पॉइंट? तो देखो जो पूरी हेल्प हुई, जो मतलब रदरफोर्ड मॉडल की एक ड्रॉबैक हुई, अब आपको समझ में आ गया। रदरफोर्ड मॉडल में एक ड्रॉबैक थी ना, जैसे किसी डिफरेंट नंबर एटम्स हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब वहाँ पॉइंट है ना कि क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक ही पाथ में या डिफरेंट में, किस पाथ में कितने, अब क्लियर हो गया? क्लियर? इसी चीज पे बोर ने बेटा बरी के साथ मिलकर एक कन्फिगरेशन बनाया, जो आपको 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, याद करिए, यही पढ़ाया जाता है 9th क्लास में। सोडियम में आपके पास इलेक्ट्रॉन तो K, L, M, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 11, तो K में 2 आ गए, मैक्सिमम 2 आते हैं, है ना। L में मैक्सिमम 8 आते हैं जी, 8 आ गए, तो 8 और 2 10, क्या बचा 1 रिमेनिंग, तो थर्ड में आ जाएगा। मुझे सल्फर का करना है, सल्फर का कितना होता है 16, तो मैं क्या करूँ, फर्स्ट में 2, इसमें 8 और 2 10 और कितने रिमेनिंग बचे 6, याद आया आपको? तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, ये बोर मॉडल का पार्ट नहीं है बेटा। एक्चुअली बोर मॉडल ने तो ये बताया कि शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है डिफरेंट शेल्स में, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। ये जो रूल बनाया, ये बोर ने बरी के साथ मिलकर बनाया, जिसको बोर बरी रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो वो एक अलग चीज है। क्लियर पॉइंट? आप लोग कंफ्यूज होते हैं। एक होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, डिफाइंड बाय बोर एंड बरी, जिसको बोलते हैं बोर बरी रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अभी हम क्या बता रहे थे, मॉडल्स पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो हमारी एक ड्रॉबैक दूर हो गई, डिफरेंट सर्कुलर पाथ है, डिफरेंट सर्कुलर पाथ में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है कि डिफरेंट एनर्जी पे बेस्ड है और स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है, कि हमारा क्या बनना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और वो कंटिन्यूअसली जब एनर्जी लॉस कर रहा है। आप देखो दोनों ड्रॉबैक का एक साथ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। कौन सी वाली, कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी लॉस कर रहा है तो वो उसका स्पेक्ट्रम भी कैसा आना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी लॉस करेगा तो एक टाइम के बाद वो कहाँ कोलैप्स कर देना चाहिए, न्यूक्लियस में। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक साथ देखिए थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है बेटा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये हमारे ड्रॉबैक्स में आएंगे। देखो बेटा सीधा सा पॉइंट है, अब ये हमारी, चलो मैं उस वाले से बता देता हूँ, आप वहां आसानी समझ सकते हैं। ये तो क्या है, वो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक वाला पॉइंट है। हम यहाँ पे देखते हैं बेटा। तो देखो जैसे ये हमारी पहली शेल है K, ये हमारी सेकंड शेल है L, और ये हमारी थर्ड शेल है M। यहाँ n बराबर 1 है, यहाँ n बराबर 2 है, यहाँ n बराबर हमारा 3 है बेटा। क्लियर पॉइंट? और एनर्जी, और ये भी हम याद करिए क्वांटम नंबर से बताए थे कि ये शेल से ज्यादा एनर्जी जो है ना, तो एनर्जी जो है, ये एनर्जी का जो ऑर्डर है बेटा, अगर हम देखें, है ना, तो वो हमारा क्या, K से ज्यादा L में, L से ज्यादा M में, M से ज्यादा N से, इस तरीके से बढ़ती रहेगी, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस भी बढ़ रही है, और शेल्स की एनर्जी भी फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल, सेकंड से थर्ड। चलो अब पॉइंट आता है कहने का मतलब, देखो ये अलग अलग है, तो यहाँ की अपनी एक एनर्जी का लेवल होगा, एल शेल का बेटा अपनी एनर्जी का एक लेवल होगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। और जो थर्ड शेल है बेटा, उसका अपना एक एनर्जी लेवल होगा। ठीक है पॉइंट? और हम जानते हैं, ये हमें क्वांटम नंबर से पता चल गया कि फर्स्ट एनर्जी लेवल से ज्यादा एनर्जी है सेकंड की, सेकंड से थर्ड की, थर्ड से फोर्थ की। इज इट क्लियर? तो मान लीजिए इसकी कोई होगी, मान लो मैं एक एज्यूम करता हूँ, मान लीजिए थर्ड शेल की एनर्जी 10 जूल है, और इसकी मान लीजिए 8 जूल है, 7 जूल है, और इसकी मान लीजिए 3 जूल है। तो अब यहां पे इलेक्ट्रॉन जब जंप करके सीधे यहां आएगा, तो एक 10 जैसे ही बेटा एनर्जी लॉस करता, 10 की जैसी एनर्जी लॉस होगी,
तो वो इसमें तो नहीं आएगा ना अचानक। भाई मान लो 10 से 9 होगी, 8 होगी, भाई इसका एनर्जी लेवल कितना है 7 जूल का। इसका मतलब मैंने ये एज्यूम किया है आपको बताने के लिए, एक्चुअल नहीं है बेटा, ठीक है। तो जैसे ही इस वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अभी तो घूम ही रहा है, ये वाला घूमते 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 जैसे ही 7 होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा। यहां तो वो तभी पहुंचेगा ना जब उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 7। तो इस एनर्जी लेवल पे कब, क्योंकि इस एनर्जी लेवल की वैल्यू कितनी है, मैंने हमने 7 जूल अभी समझाने के लिए आपको बता रखी है। तो अब कॉन्टिन्यूसली तो एनर्जी लॉस कर रहा है, लेकिन इस एनर्जी लेवल में कब पहुंचा जाए उसकी 7 में, तो इसकी क्या है 10 है। तो बताओ ये एक डिफरेंट एक लेवल नहीं हो गए कि भाई इसकी एनर्जी अलग इसकी एनर्जी हो, उसके बीच में क्या है गैप है। तो एक लॉट में एनर्जी लॉस निकले हुआ पॉइंट है, मतलब जो एनर्जी का लॉस है यहां से इलेक्ट्रॉन यहां कब पहुंचेगा, जब एक एनर्जी का लॉस होगा स्पेशल। अब यहां से भी और इलेक्ट्रॉन, आप देखो यहां पर क्या है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये भी आप जानते हो। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 9। चलो घूमते घूमते एनर्जी का लॉस हुआ, लॉस करने की वजह से जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल यहाँ पहुंचा तो वो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8। और अब यहाँ कितने हो गए बेटा 8 से 9 हो गए। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करेगा, एक रिपल्शन पैदा करेगा, और इस रिपल्शन को कम करने के लिए क्या होगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा। तो अब यहाँ दोबारा क्या हो गया बेटा, हमारे पास दोबारा 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है पॉइंट, आ गया। तो इधर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, समझे, तो यहाँ से बेटा क्या होता है एनर्जी निकलती है। ये याद करो कि यहाँ से बेटा ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपने पास कुछ एनर्जी भी तो लेके आएगा। ये एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। चलो बेटा वो डेल्टा ई वन ई टू वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ, पहले एक मेन पॉइंट सुनिए। जो हमारा एयर की कॉन्टिन्यूअस वाले पॉइंट पे जो दोनों ड्रॉबैक भेजते हैं अभी हम उसको करते हैं, फिर ई वन ई टू वाले नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो हमारे पास क्या है बेटा यहाँ पर, तो इस तरीके से क्या हुआ, यहां से यहां अचानक ये जिसके इसका एनर्जी जैसे आपकी खाली स्टेयर्स होती है ना बेटा इस टाइप से, तो यहां से आप जंप करके यहां से जंप यहां से यहां, तो इनका क्या है बेटा अपना एक एनर्जी लेवल है, और एनर्जी लेवल पे क्या है बेटा इनका एक वर्क है। क्लियर, कहने का मतलब वो क्या है, मतलब कहने का बीच में एक डिफरेंस है। फर्स्ट शेल की एनर्जी, सेकंड शेल, थर्ड शेल का इनके बीच में क्या है गैप है बेटा। एनर्जी ऐसे नहीं ना 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद कॉन्टिन्यूअस वे में नहीं है, या 7.1, 7.2, 7.38 है ना। इन डिफरेंट शेल्स की एनर्जी क्या है, उनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो सेम नहीं है। क्लियर, ये साइंटिस्ट लोगों ने प्रैक्टिकली जो मोमेंटम और एनर्जीज निकाले वहां से क्लियर हो गया हमें, कहे ना, जो यही तो क्वांटाइज थ्योरी है, समझ में आया नहीं। क्लियर पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, सेल्स के बीच में जैसे पहले एनर्जी लेवल से दूसरे मान लो ये नहीं है कि यहाँ की 4 है तो यहाँ की 3 आएगा, 7 होगी, 7 में 8 लगा गया तो क्या हो गया हमारी बेटा, है ना 10 हो गए, 10 से अगले में जाएंगे 3 का 8। तो ये क्या एनर्जी का जो डिफरेंस आया वो कॉन्टिन्यूअस होना, लेकिन यहाँ कॉन्टिन्यूअस नहीं मिलता। एनर्जी में क्या मिलता है, डिफरेंट गैप मिलता है बेटा। आगे तो दूसरी चीज ये कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तो जाएगा नहीं, भाई देखो यहाँ से फ्लक्स करके यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, ऐसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, थोड़ा टाइम बाद इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा इधर को। ये जब घूमते घूमते ये एनर्जी लॉस करेगा तो इसकी भी अपना एक लेवल है, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस लेवल से मैच करेगी इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से एनर्जी निकलेगी बदले में, और इलेक्ट्रॉन 2 से क्या होगा 3, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुंच गया। तो आप देखिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ, जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो इधर का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, और फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक स्टेल में जंप करके एनर्जी को लॉस करने पर घूमने की वजह से, तो एक इलेक्ट्रॉन जब है भाई अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, रिपल्शन और रिपल्शन को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन जंप कर गया चला गया। तो बाहर की शेल्स के इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आए और अंदर के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए बेटा बाहर की तरफ, क्या न्यूक्लियस में गए, है ना, नहीं गए ना। क्लियर पॉइंट। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, जो रदरफोर्ड के मॉडल में जो मैक्सवेल ने एक थ्योरी में प्रॉब्लम निकाली थी, समझ में आया नहीं, कि चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी लॉस करेगा तो एक टाइम न्यूक्लियस में चला जाएगा। जी अब समझ में आया, वो न्यूक्लियस को भी इनके बीच में जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में डिफरेंस सेम नहीं है, वो गैप है ना डिफरेंस में। तो इसकी वजह से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर, अंदर बाहर के इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ, अंदर वाले बाहर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो थर्ड शेल से ही निकलता है, निकलता थर्ड शेल से ही है, लेकिन वो थर्ड शेल वाला होता नहीं, क्योंकि याद करो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, तो निकला तो थर्ड शेल से ही। जैसे यहाँ पे जब सोडियम निकालेगा 2,8 जो सोडियम आयन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो थर्ड शेल से ही, क्या लेकिन वो थर्ड वाला होगा, सोचिए, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से बेटा एक चीज तो ये हुई।
अब आप ही बताओ, जब इलेक्ट्रॉन जंप करके एक एनर्जी लेवल से दूसरे में आता है, दूसरे में तीसरे में आता है, और वो बराबर एनर्जी को लॉस नहीं करके नहीं आ रहा, मतलब यहां से यहां जिस एनर्जी में आया, एक्स एनर्जी में आया मान लो, या 3 जूल की एनर्जी में आया, तो जरूरी नहीं है यहां से यहां जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो 3 जूल में आएगा, वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन जो घूमते हुए एनर्जी का लॉस कर रहा है तो वही कॉन्टिन्यूस नहीं कर रहा, तो उससे निकलने वाला जो बनने वाला जो स्पेक्ट्रम होगा, आप ही बताओ बेटा मुझे, क्या वो कॉन्टिन्यूस होगा? आप ही बताओ कहां से होगा कॉन्टिन्यूस? ठीक है, तो हमारी दोनों प्रॉब्लम एक साथ दूर हुई। क्लियर है पॉइंट? इसीलिए बेटा जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज था, अब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होता है, जब कंटिन्यूअस एनर्जी लॉस करता तभी तो कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाता, लेकिन वो एक ही इलेक्ट्रॉन, अब देखो यही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, यही इलेक्ट्रॉन यहां से आया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में एनर्जी के घटने या बढ़ने की वजह से जंप कर रहा है, पहुंच रहा है। क्लियर है पॉइंट? देखो इलेक्ट्रॉन यही है, एनर्जी के लॉस करने पे वो यहां पहुंचा और एनर्जी के लॉस करने पे यहां पहुंचा, और फिर जब यहां पहुंचा तो इन इलेक्ट्रॉन्स में एक रिपल्शन एनर्जी बढ़ गई, तो वो एनर्जी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां वाला यहां पहुंचा। तो बेटा आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी के बढ़ जाने या कम हो जाने की वजह से अपनी शेल को, अपने एनर्जी लेवल को छोड़ के दूसरे में चले गए और जंप करके, समझ में आया नहीं? क्लियर है पॉइंट? तो ये इलेक्ट्रॉन की, तो अभी तो चलो हम डिफरेंट डिफरेंट देख रहे हैं, यही बात मैं केवल एक इलेक्ट्रॉन को लेकर भी तो कर सकता हूं कि मान लो पूरे एटम में सारे नहीं, एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये भी जब घूमेगा तो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, ठीक, तो अपने से नीचे आएगा, इससे और करेगा तो नीचे आएगा, और नीचे वाला, और मान लो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है अगर मान लो, तो वो भाई हमारे पास इन्होंने क्वांटम नंबर्स ने क्या बताया कि एनर्जी लेवल तो बहुत सारे होते हैं, समझ में? वो तो डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन है तो उतने ऑक्यूपाई होते हैं, बाकी एनर्जी लेवल्स तो एटम में बहुत सारे होते हैं, ये तो हमें क्वांटम नंबर से क्लियर ही हो गया बेटा। तो अब इलेक्ट्रॉन जैसे ये एनर्जी बढ़ने पे यहां पहुंचा और ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी बढ़ने पे यहां पहुंचा, तो एनर्जी लेवल तो और भी प्रेजेंट है, वो तो इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसको डीजनरेट कहते हैं, समझ में आया? तो ये अब और एनर्जी बढ़ेगी तो जंप करके यहां भी पहुंचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन जंप करके अगले एनर्जी लेवल में भी आएगा। तो एक ही इलेक्ट्रॉन, ये नहीं है कि जी सोडियम में थर्ड शेल है तो इलेक्ट्रॉन 3 ही शेल में मिलेगा, एनर्जी के बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन आगे वाली जो डीजनरेट हमारे एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल तो बहुत सारे होते हैं, तो जंप करके एनर्जी बढ़ने पर वहां पहुंच सकता है नहीं, हायर एनर्जी लेवल पर, और एनर्जी लॉस होगी तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर पे आएगा, उससे नीचे आएगा, उससे नहीं ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल कौन सा होता है, समझ में आ गया? नहीं, जो सबसे मिनिमम एनर्जी लेवल होगा वो क्या है? ग्राउंड एनर्जी लेवल है, जहां ग्राउंड मतलब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी के बढ़ने पर जहां से गया हायर एनर्जी लेवल में, वो लो एनर्जी लेवल वाला क्या कहलाता है? ग्राउंड एनर्जी लेवल। और जहां तक एनर्जी बढ़ती गई, पहले यहां पहुंचा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो वो मैक्सिमम लेवल, वो सारे ये जो ऊपर वाले चाहे n बराबर 1 के अलावा जितने भी n बराबर 2, 3, 4 कहीं भी जा सकता है, तो n बराबर 2, n बराबर 3 ये सब क्या है? हायर एनर्जी लेवल से बेटा। अब देखो इसी पे बेस्ड क्या है जो हमने आपको आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, है ना, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है बेटा? एक E1 E2 वाला कॉन्सेप्ट और एक बाल्मर पास्टन सीरीज वाला, यहां तक क्लियर हुआ बेटा? चलिए, ओके, थैंक यू।